एयर कंडीशनिंग यानी एसी जो हम देखते हैं, एसी भी सबके घरों में आजकल लग गया है। नहीं नहीं भी लगाए तब भी रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है जिसमें आप खाना रखते हो, फल सब्जियां रखते हो, दूध रखते हो, वो सब तो सबने देखा ही है। ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है वो हमें जानना है कि नहीं भाई। ये जिस प्रकार से काम करता है वो बातें भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे आपने पढ़ाई तो कर ली, आप गांव में गए, शहर में गए, कहीं भी गए और आपसे पूछा गया कि भाई ये रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है, इसको मतलब क्या है इसके पीछे का विज्ञान, तो आप बोलोगे यार हमें नहीं पता। तो वो बोलेंगे कि यार तुमने पढ़ाई लिखाई करी, ऐसे ही गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखो क्या है इसमें समझने का, चैप्टर का नाम है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या फिर हम देख लेते हैं यहां पर फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल मतलब बुनियादी बातें कुछ, फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, यानी कि प्रशीतन की हिंदी में बात करें तो प्रशीतन की बुनियादी बातें, बुनियादी बातें। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये प्रशीतन होता क्या है ये भी तो हमें समझ आना चाहिए, क्यों श्रीमान। प्रशीतन के बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए, प्रशीतन क्या होता है। तो प्रशीतन हम यहां पर समझेंगे बहुत ही अच्छे से। देखो हम अगर बात करें, हमने दैनिक जीवन में देखा है, रेफ्रिजरेटर देखा है। अब रेफ्रिजरेटर जो होता है वो काम क्या करता है, आप जैसे रेफ्रिजरेटर का खिड़की खोलकर अंदर देखोगे तो ठंडा है, और बाहर देख रहे हो तो गर्म है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक छोटा सा स्थान है, उस स्थान को ठंडा कर रहा है। ठंडा कैसे करेगा, उसके अंदर की गर्मी निकाल रहा होगा, तो उसके अंदर की गर्मी को निकालकर किधर फेंकेगा, बाहर। जैसे हम रेफ्रिजरेटर या एसी के पीछे वाले भाग में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां से गरम गरम हवा निकलती है, यानी कि वो अंदर की गर्मी को बाहर लेकर आ रहा है। यानी क्या करेगा ये प्रशीतन में, ये जो किसी निकाय के बारे में अगर हम बात करें, किसी पदार्थ के बारे में, ये वस्तु के बारे में, तो उसकी गर्मी को ये बाहर निकालता है। यानी किसी पदार्थ या स्थान से किसी पदार्थ या स्थान से, अब गर्मी को अगर हम साइंस की भाषा में बोले तो ऊष्मा बोलते हैं हम, किसी पदार्थ या स्थान से ऊष्मा या गर्मी का निष्कासन क्या कहलाता है, उसका निष्कासन क्या कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। प्रशीतन का मतलब क्या है कि किसी स्थान को ठंडा करना। शीतन का मतलब हो गया शीतल, शीतल मतलब ठंडा, तो यानी किसी स्थान को ठंडा करना क्या कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। ठीक है, प्रशीतन कहलाता है। अब जैसे मान लो मैं यहां पर एक छोटी सी बात बताता हूं कि ठंडा और गर्म का क्या सीन होता है। ठंडा या गर्म का क्या सीन होता है भाई, कैसे ठंडा होता है वो, उसकी गर्मी जैसे उसके अंदर से ऊष्मा निकलते ठंडा कैसे हो जाता है। तो हम जानते किसी भी निकाय से अगर ऊष्मा बाहर जाती है तो उस निकाय का तापमान कम हो जाता है, और जिस निकाय में ऊष्मा जाती है उस निकाय का तापमान बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें, हम क्या करते हैं, आपने सर्दियों के दिनों में आग जलाकर ऐसे हाथ सेकने की कोशिश करी होगी, तो आपको ठंडा जब लगता है जब आपकी बॉडी से हीट बाहर जा रही होती है, यानी बॉडी से हीट बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो हमें लगेगा कि हमारे बॉडी का तापमान कम होता जा रहा है, यानी हमें ठंडा महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे हम किसी अलाव के पास में ताप जलाकर ऐसे हाथ सेकते हैं तो यानी उस अलाव की ऊष्मा जो है हमारे बॉडी के अंदर जाने लगती है। अब बॉडी के अंदर जब ऊष्मा जाएगी तो पहले के तुलना में हमारी बॉडी का तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ते ही हमें थोड़ा गर्म गर्म महसूस होने लगता है। तो ऐसा ही होता है जब भी, जहां पर जैसे मान लो ये एक हम सिस्टम की बात कर लेते हैं, ये निकाय बना लिया हमने, ये क्या है, निकाय। निकाय बोले तो सिस्टम, यानी कि ये हमारा सिस्टम है जिसको हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है बात। अब इस निकाय में अगर मैं बाहर से कोई ऊष्मा जोड़ दूं, ऊष्मा इसके अंदर आ रही है मान लो, तो ये क्या अंदर आ रही है, ऊष्मा। तो ऊष्मा अंदर आ रही है तो इसका क्या बढ़ेगा, तापमान, इसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है ना।
अब जैसे मान लो अगर यही निकाय है, इस निकाय से हम ऊष्मा बाहर निकाल रहे होते, ऊष्मा बाहर निकाल रहे होते, तो क्या होता, इसका तापमान घट जाता। बिल्कुल जैसे हम घर में चाय बनाते हैं, सिंपल दैनिक जीवन की बातों के बारे में बात करते हैं, हम चाय बनाते हैं तो हम वो चाय का डंका होता है उसमें दूध और सब कुछ मिलाकर गैस पर चढ़ाते हैं। गैस पर चढ़ाने का मतलब क्या है कि जो हम गैस जला रहे हैं वो जल रही गैस क्या दे रही है, उसको ऊष्मा दे रही है, इसलिए उसका तापमान बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ने पर पदार्थों की विलेयता भी बढ़ती है। साइंस का भी मैंने यहाँ पर बात कर दी आपको कि तापमान बढ़ने से पदार्थों की विलेयता बढ़ती है, यानी कि वो अच्छे से घुल जाएंगे, यानी उसके अंदर दूध चाय पत्ती और जो भी होगा वो सब अच्छे से घुल जाएंगे। पर हमारा मकसद है तापमान बढ़ने को जानना, तो यानी ऊष्मा जैसे जैसे उसको मिलेगी तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन अब मान लो गरम गरम चाय पीनी जा रही है हमसे, तो क्या करेंगे, थोड़ी देर रख देंगे तो क्या होगा, उस चाय के अंदर जो ऊष्मा थी वो ऊष्मा वातावरण में चली जाएगी। अब जैसे वो ऊष्मा उसमें से निकलकर वातावरण में जाएगी उसका तापमान कम हो जाएगा, फिर हम उसको पी लेंगे, यही करते हैं। तो यानी कि जब भी निकाय के अंदर ऊष्मा जाती है तो तापमान बढ़ता है, और जब भी निकाय से बाहर ऊष्मा जाती है तो तापमान कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, सबको क्लियर है भाई, इधर भी बहुत बढ़िया। एक बार अगर सबको क्लियर है तो यहां पर लिख दो कि सर क्लियर है। बिल्कुल ठीक है, तो प्रशीतन की ये बात है। ऐसे ही सीन कहां पर होता है, हमारे प्रशीतन में होता है। तो जैसे मैंने बताया कि किसी पदार्थ या स्थान से ऊष्मा या गर्मी का निष्कासन प्रशीतन कहलाता है। और प्रशीतन के फलस्वरूप अगर मैं यहां पर बात करूं, तो सिलेक्ट कैसे करते हैं यार, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, इधर लिख देंगे हम। प्रशीतन, प्रशीतन हो रहा है यानी ऊष्मा निकल रही है, तो प्रशीतन के फलस्वरूप क्या होता है, निकाय का तापमान, फलस्वरूप निकाय का तापमान, निकाय का तापमान कम हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, हम जब भी पढ़ेंगे तो जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये इतनी, ये मैंने बाउंड्री बना दी है ऐसे, तो इसके अंदर का अध्ययन ये निकाय का अध्ययन है। लेकिन बाउंड्री के बाहर क्या होगा, सराउंडिंग, वातावरण या परिवेश, उसको क्या बोलेंगे हम, परिवेश। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि उल्टा सीन होगा, निकाय में ऊष्मा अंदर आ रही है तो इसका तापमान बढ़ रहा है, लेकिन कहां से आ रही है, परिवेश है, यानी परिवेश की कम हो रही होगी, तो इसका तापमान क्या हो रहा होगा, कम। यानी निकाय का बढ़ रहा है तो परिवेश का कम हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम से इधर जा रहा है यानी निकाय से बाहर जा रहा है, तो इसका कम हो रहा है तो परिवेश का बढ़ रहा है। ठीक है ना, इतनी सी बात है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि प्रशीतन के फलस्वरूप निकाय का तापमान घटता है या बढ़ता है, तो हम जानते हैं घटता है या कम होता है, लेकिन परिवेश का तापमान बढ़ता है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कैसे ऊष्मा और ये सब हमने करा। इसके बाद ये जो कार्य होता है हमारा, हम जो जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो है भाप संपीड़न प्रशीतन प्रणाली। क्या है, भाप संपीड़न प्रशीतन प्रणाली। अब हम थोड़ा सा जनरल रूप भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। जनरल रूप जैसे एक होता है यहां पर इवेपोरेटर, ठीक है ना, ध्यान रखना इवेपोरेटर। अब इसको बोलते हैं हम हिंदी में वाष्पीकारक, ठीक है ना, मतलब ये एक डिवाइस है छोटी सी जो वाष्पीकरण का कार्य करेगा। ठीक है ना, ये डिवाइस का नाम है, और इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, वो एक प्रक्रिया का नाम है। ऐसे इधर होता है एक कंडेंसर, कंडेंसर, ये इसको संघनित्र बोलते हैं ना। हाँ, ये संगणन का काम करेगा। क्या करेगा ये, संगणन का काम करेगा, संघनित्र। एक होगा यहां पर कंप्रेसर। आपने देखा होगा जनरली कोई भी फ्रिज खराब हो जाता है, रेफ्रिजरेटर, तो यूं बोलते हैं इसका तो कंप्रेसर चला गया, कंप्रेसर का काम करवाओ इसका, यही होता है। अगर हम मैकेनिक के पास ले जाते तो कंप्रेसर, और महंगा भी उसमें कंप्रेसर ही पड़ता है, यही है।
तो ये क्या करेगा, संपीड़न, यानी ये संपीड़क है। ठीक है, एक इधर होता है एक्सपांशन वॉल, इसको बोलते हैं प्रसरण वॉल। प्रसरण, एक्सपांशन मतलब फैलना, प्रसरण वॉल। ठीक है ना, ये है। अब ये चार यूनिट, ये चार डिवाइसेस होते हैं हमारे प्रशीतक में, यानी हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर ये चार डिवाइसेस होते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि सबसे पहले ये जो इवेपोरेटर होता है, इस इवेपोरेटर में क्या होगा, हीट यानी ऊष्मा, किससे, हमारा जो निकाय है सिस्टम, उस सिस्टम से ऊष्मा इसके अंदर आएगी। यानी ये जो इवेपोरेटर है किसका काम करेगा, ये सिस्टम जो निकाय है उसके, और इसके अंदर जो ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको प्रशीतक बोलते हैं हम। इसके अंदर एक द्रव होता है, जो ट्यूब देखी है हमने, सब लोगों ने देखा होगा, अगर फ्रिज के पीछे वाला पार्ट देखा है हमने, आजकल कवर्ड आने लग गया, वो पहले वो खुला आता था, तो उसमें ऐसी ऐसी ट्यूब लगी होती है। तो वो ट्यूब के अंदर एक द्रव होता है जिसको हम प्रशीतक बोलते हैं। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, एक अलग से हमारा चैप्टर है उसमें, प्रशीतक के प्रकार और प्रशीतक क्या क्या काम करते हैं इस पर। तो प्रशीतक भरा होता है एक द्रव, तो वो द्रव इसमें फ्लो कर रहा होता है इस प्रकार। जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब पहले यहाँ आएगी, यहाँ से ये ट्यूब इसमें जाएगी, फिर इसमें से निकलकर ये ट्यूब इसमें जाएगी, और फिर इसमें से निकलकर ये ट्यूब इसमें जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो ये ट्यूब के यहाँ से जो द्रव आ रहा होगा, उस द्रव के अंदर ये ऊष्मा जुड़ जाएगी। यानी ये ऊष्मा किससे निकली, सिस्टम से निकली, निकाय से निकली, और निकाय से निकलकर किसमें लग गई है, उस द्रव में चली गई। अब द्रव में ये जब ऊष्मा जाएगी, तो द्रव यहां पर किस प्रकार का होगा, ये लिक्विड अवस्था में होगा, द्रवीय अवस्था में होगा। और जैसे इसके अंदर ये ऊष्मा जाएगी तो इसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो इसके कण दूर दूर जाएंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी गैस, द्रव या ठोस का तापमान बढ़ता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि भाई हम ऊर्जा दे रहे हैं ना, ऊष्मा का मतलब क्या है, किसी निकाय को ऊर्जा दे रहे हैं। अब वो ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो एक जगह से ऊर्जा कम हुई तो दूसरी जगह बढ़नी चाहिए, तो बढ़ेगी किधर, वो कणों के पास। तो कण उनके ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे, और वो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो तेजी से दौड़ने लगेंगे, दूर दूर जाएंगे, यानी कि उनका घनत्व कम हो जाता है। और अगर घनत्व इतना कम हो गया तो उनकी अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, जैसे ठोस से द्रव में बदल सकता है। हम गर्म करते हैं तो बदलता है ना, अगर बर्फ को हम ऐसे छोड़ देते हैं, वो गर्म होता है तो वो क्या हो जाता है, पानी में बदल जाता है। पानी को और ज्यादा गर्म करो तो वो किसमें, भाप में, यानी अवस्था में परिवर्तन होता है जब हम उनको ऊष्मा देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके कण जो है गतिज ऊर्जा को प्राप्त करके अलग अलग दिशाओं में गति करने लग जाते हैं, यानी कि उनका घनत्व कम होने लग जाता है। ठीक है ना, अब ये बात होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो द्रव अवस्था में आ रहा होगा उसको इसने किस में कर दिया, वाष्प में। इधर से किस अवस्था में आ रहा था, वो द्रव अवस्था। अब इधर क्या हो गया, वो वाष्प में हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि इस सिस्टम से इसने निकाय, यहां पर निकाय है, उस निकाय से इसने क्या ले लिया, ऊष्मा ले ली। ठीक है ना, अब निकाय से ऊष्मा ले ली तो निकाय से ऊष्मा कम हो गई, यानी इसका तापमान घट गया निकाय का। अब ये ऊष्मा ली, यहां पर क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित। अब ये जा रहा है किस पर, कंप्रेसर पर। किस पर जा रही है ये, कंप्रेसर पर जा रही है। अब कंप्रेसर जो होता है उसका काम क्या होता है, संपीड़न का, यानी ये वाष्प को संपीड़ित कर देगा। यानी यहां पर क्या होगा, वाष्प तो होगी, लेकिन कौन सी वाष्प होगी, संपीड़ित वाष्प। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि कंप्रेसर से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, संपीड़ित वाष्प निकलेगी। अब ये संपीड़ित वाष्प किसमें जाएगी, कंडेंसर में। किसमें गई ये, कंडेंसर में। अब ये कंडेंसर क्या करता है, जो ऊष्मा ये लेकर आया था, ध्यान रखना, जो ऊष्मा ये लेकर आया था, तो यहां से ऊष्मा इसने, इस द्रव ने जो ऊष्मा यहां पर अपने अंदर समाई थी, उस ऊष्मा को ये बाहर छोड़ेगा। कहां पर, वातावरण में, परिवेश में। किसमें, वातावरण में। ये जो वातावरण है यहां पर, इस वातावरण के अंदर इसने ऊष्मा को छोड़ दिया। अब जब वातावरण में ऊष्मा छूटेगी, यानी परिवेश में ऊष्मा जुड़ेगी, तो परिवेश का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊष्मा बढ़ रही है। ठीक है ना,
इसका मतलब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि निकाय से उष्मा जोड़ी किसने? प्रशीतक ने। प्रशीतक बोले तो द्रव जो उस नलियों में भरा हुआ होता है, उस द्रव ने निकाय से उष्मा निकाली, अपने अंदर जोड़ ली और अपने अंदर उसको लेकर गया और लेकर जाकर वातावरण में छोड़ दी। ठीक है ना? अब वो बिल्कुल वापस से खाली हो गया, उसके ऊपर उतनी उष्मा नहीं है। अब ध्यान देना, एक और बात यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये जो है एक्सपांशन और ये कंप्रेशन का काम क्या है, इन दोनों का काम तो समझ में आ गया। ये क्या कर रहे हैं? ऊर्जा स्थानांतरण या उष्मा स्थानांतरण का काम कर रहे हैं। भाई एक अंदर ले रहा है, एक बाहर निकाल रहा है, तो काम किसका हो रहा है? उष्मा का। लेकिन इन दोनों में तो उष्मा का कोई रोल नहीं है, नहीं है ना? फिर इन दोनों को क्यों लगाया, इसका भी हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो उष्मा का, जैसे हमें गर्मियों के दिनों में गर्मी लगती है, गर्मी लगती है, क्यों लगती है? सर्दियों के दिनों में सर्दी लगती है, वो क्यों लगती है? क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, वातावरण का तापमान पर हम चले तो वातावरण का तापमान अगर हमारे शरीर के तापमान से कम है तो उष्मा किधर जाएगी? हमारे अंदर से बाहर, है ना? भाई जब तापमान का अंतर होगा तभी उष्मा का संचरण होगा, तो हमारी उष्मा जो है वो किधर जाएगी? बाहर। अब बाहर जैसे ही जाएगी तो हमारे अंदर उष्मा कम, तो तापमान कम हो जाएगा, यानी अंदर हमें ठंडा महसूस होने लगेगा, इसलिए हमें ठंडक। गर्मी में क्या होता है, हमारे शरीर के तापमान से ज्यादा तापमान होता है बाहर का, यानी बाहर की उष्मा हमारे शरीर में आ रही होती है। जैसे हमारे शरीर में आएगी, हमारा तापमान हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और हमें गर्मी का महसूस होगा। यही सीन है। लेकिन यहां पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि तापमान का अंतर आवश्यक है उष्मा के परिवहन के लिए। यानी अगर तापमान, जैसे मेरा तापमान और वातावरण का तापमान बराबर है तो मुझे ना तो ठंडी लगेगी और ना ही गर्मी, क्योंकि मेरे और वातावरण के बीच उष्मा का स्थानांतरण ही नहीं होगा। यानी उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता है? तापमान में अंतर की आवश्यकता है। अब यहां पर इसको, जैसे मान लो यहां पर हम बात करें द्रव के अंदर उष्मा जोड़नी है, यानी निकाय का तापमान द्रव के तापमान से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ जाती है। जैसे हमने ठंड में देखा, तो ठंड में हमारा तापमान ज्यादा था तो हमारी ऊर्जा वातावरण में गई, है कि नहीं? इसीलिए हम स्वेटर पहन लेते कि हमारी उष्मा रुकी रहे हमारे शरीर पर, बाहर ना जा पाए। यही सीन होता है। और जैसे गर्मी का सीन होता है, तो गर्मी में क्या होता है, वातावरण का तापमान ज्यादा था तो वातावरण की उष्मा हमारे अंदर आई, यानी जिसका तापमान ज्यादा उसकी उष्मा जाएगी दूसरे में। तो यहाँ पर द्रव के अंदर उष्मा आ रही है निकाय की, इसका मतलब निकाय का तापमान ज्यादा होना चाहिए द्रव से। यही बात है ना? यानी द्रव निकाय से ज्यादा ठंडा होना चाहिए। जैसे मान लो हम घर की बात करते हैं, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए रोते हैं। अब जैसे मम्मी गर्म कर रही हो, बोले हमें तो अभी पिलाओ, हमें तो अभी पिलाओ, चाहे ठंडा हो ना हो, तो फिर मम्मी क्या करती है, एक ठंडा पानी का बर्तन लेती है और उसमें उस बर्तन को रख देती है। क्यों लेते हैं? ठंडे का ही क्यों लिया? क्योंकि उसका तापमान कम है, इस वजह से उस ज्यादा तापमान वाले से कम तापमान वाले में ऊर्जा जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी हम ठंडा इसलिए करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, निकाय से अगर ऊष्मा को हमें इसमें लेना है तो यानी द्रव का तापमान कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? तभी तो द्रव उस निकाय में से ऊष्मा निकाल पाएगा। तो ये एक्सपांशन वॉल्व जो है, ये क्या करेगा, उसका प्रसरण करेगा। अब जैसे प्रसरण होगा, प्रसरण होते ही क्या हो जाता है, फैल जाते हैं, वो आपस में टकराते नहीं है। जैसे यहाँ पर कण होंगे ना, कण दूर दूर फैल जाएंगे, आराम से रहेंगे। अब आपस में टकराएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। जैसे होता है ना, बहुत पास पास लोगों को बिठा दिया तो अब बस में ये होता है, मान लो भीड़ ज्यादा बढ़ जाए तो आपस में लड़ने लग जाते, यार तू उधर खिसक, यार तू उधर खिसक, ऐसे होता है ना। तो लड़ाई झगड़े की संभावना है ना, गर्मा गर्मी बढ़ती है। ऐसे ही किसी द्रव की बात होती है कि कण अगर बहुत पास पास रहेंगे तो आपस में टकराएंगे, और टक्कर के कारण, टक्कर जब कणों के बीच होगी तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तापमान कम करना, इसलिए उनको दूर दूर फैला देगा, तुम आराम से लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रसरण कर दिया तो तापमान कम हो गया। प्रसरण तापमान कम करने का काम कर रहा है द्रव का। ऐसे यहाँ पर कंप्रेशन कर दिया। अब यहाँ पर तो ये है कि हमें है स्कैनर, हाँ हाँ, एक्सपांशन अलग अलग तरीके से होते हैं। वो कैपिलरी एक्शन की वजह से भी होता है, और दूसरे एक्सपांसर भी होते हैं, वो थ्रोटल वॉल भी होते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे जब एक्सपांशन वॉल में चलेंगे तो क्या क्या होता है, पर ये सिंपल मैं जनरल बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर उल्टा सीन है, यहाँ पर द्रव का तापमान ज्यादा होना चाहिए तब जाकर वो वातावरण को देगा उष्मा। तो यहाँ पर कंप्रेसर लगा दिया इससे जस्ट पहले, जैसे उससे जस्ट पहले एक्सपांशन लगा दिया, तापमान कम कर दिया, यहाँ पर कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, नहीं कणों को पास पास लाएगा,
टकरे होंगी तो गर्मा गर्मी, यानी इसका तापमान बढ़ जाएगा। यानी जो ऊष्मा ये लेकर आया था ये ज्यादा तापमान पे है तो कम तापमान वाले को दे देगा। समझ में आ रही है बात? इनका काम क्या था? हाँ, हाई प्रेशर की क्यों रहती है उसका कारण ये है क्योंकि इसको तापमान बढ़ाना था द्रव का, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये संपीड़ित करेगा और साथ के साथ ये क्या करेगा, तापमान को इंक्रीज करेगा। ये एक्सपांशन वाल्व क्या करता है, ये प्रसरण करता है। प्रसरण मतलब फैलाता है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो प्रेशर है बहुत कम होगा लेकिन तापमान भी उसके चलते कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें बहुत सारे जो नियम हैं वो भी लागू होते हैं, उन पर भी हम आते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर की बात करेंगे। यहां तक क्लियर है भाई सबको? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर है तो बता दो अभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हमने यहां पर पढ़ा कि कंप्रेसर और एक्सपांशन, यहां पर तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा था कंडेंसर और इवेपोरेटर में। तो अब यहां पर प्रेशर की बात आई है तो हम प्रेशर को भी समझ लेते। प्रेशर बोले तो दाब, यही बोलते हम हिंदी में दाब और अंग्रेजी में प्रेशर। अब आजकल अंग्रेजी सब लोग जानने लगे हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई सिर्फ हिंदी हिंदी जानते हैं। सब बोलते हैं आजकल प्रेशर बहुत है यार, पढ़ाई का भी बहुत तगड़ा ही प्रेशर है, वैकेंसी आ नहीं रही है, ऊपर से पढ़ाई कब तक करें, तो प्रेशर बहुत हो जाता है दिमाग पर। ठीक है ना, कोई चीज समझ नहीं आती तब प्रेशर आ जाता है। तो ये प्रेशर क्या है, ये हमारे जो मानसिक प्रेशर है उससे थोड़ा अलग है। ये इस प्रेशर में होता है कि अगर मान लो यहां पर कोई स्पेसिफिक ये सतह है, ये सतह है, अब इस सतह का कुछ एरिया होगा। इस एरिया पर अगर मैं बल लगाऊं, जैसे मान लो मैंने ये बल लगाया यहां पर इस प्रकार, ये एक पूरा बिल्कुल समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित बल है, यानी हर जगह समान लग रहा होगा। जैसे बल लगाने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं ये पूरा हाथ है यहां पर, इस पर पूरा हाथ से दबाता हूं और उतने ही बल से मैं इस पेन से दबाता हूं, यानी बल बराबर लगा रहा हूं मैं लेकिन एरिया कम ज्यादा हो रहा है। अगर मैं पूरी सरफेस पे लगाऊंगा तो उसका प्रभाव आप देखेंगे कि प्रेशर कम होगा और उतना ही बल अगर मैं कम, जैसे कील की बात करें, कील जानते हो, कील आगे से नुकीली होती है तभी वो, लेकिन अगर मान लो उसको उल्टा करके हम दीवार में ठोकने की कोशिश करें, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो दीवार पर उतना प्रेशर नहीं बना पा रही है ना। और अगर आप इसे नुकीली तरफ से जाओगे तो दीवार पर प्रेशर बनेगा। अब प्रेशर को इसी प्रकार अगर हम यहां पर डिफाइन करें तो अगर ये बल है और इसका ये क्षेत्रफल है तो क्या होता है, प्रेशर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना, अंग्रेजी में बात करें तो यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। अब हम सामान्य तरीके से जानते हैं कि बल की इकाई क्या होती है, सब लोग जानते हैं, चैट में आंसर करेंगे। आप बताएं सर, बल की इकाई, बल की इकाई न्यूटन होती है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको पी से मानूं तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन में, यानी प्रेशर क्या, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रेशर की एसआई यूनिट जो होगी, एसआई इकाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
क्या हो जाएगी, यहां पर लिख लेना SI इकाई। आपसे कई बार ये विज्ञान का भी प्रश्न है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि दाब की SI इकाई बताइए, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसको एक और रूप में जानते हैं हम, इसको पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु हमारे पास जो भी चीजें आएंगी, अभी क्या होता है, जो सर रेफ्रिजरेटर आता है और एयर कंडीशनिंग आती है, जैसे आप कहीं पेट्रोल पंप पर एक वो क्या बोलते हैं, हवा भरने वाला पंप होता है ना, जिसमें आप प्रेशर देखते हो तो वहां पर उस डायल में PSI में लिखा होता है, PSI में भाई कितनी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन बाइक लेकर जा रहे हैं कि भैया आगे वाले टायर में 35 कर देना, पीछे वाले टायर में 40 कर देना, यही बोलते हैं। तो वो 40 और 35 क्या है, वो प्रेशर का मान है, उसको दर्शाने के लिए जो इकाई वहां पर यूज हो रही है वो इकाई है PSI। PSI मतलब नहीं है, वो इकाई अलग सिस्टम में है। देखो हमारे इकाई के 3 सिस्टम होते हैं जनरली हम बात करें तो, एक होता है FPS, एक होता है CGS और एक होता है MKS। हाँ, लेकिन अब इंडिया के अंदर ज्यादातर जो बातें होती हैं पढ़ाई लिखाई में, तो पढ़ाई लिखाई में तो ज्यादातर बातें होती हैं वो होती है MKS में, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है ये सिस्टम, ठीक है। और CGS जो होती है, CGS जो होती है उसमें भी कुछ कुछ हद तक होती है, लेकिन FPS होती है यूरोपियन कंट्रीज में, जो यूरोप वाले देश होते हैं ना, उनमें ज्यादातर FPS पद्धति में वो काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि अभी वैश्वीकरण बहुत अच्छा हो चुका है, तो बाहर की चीजें इंडिया में आ रही हैं, यानी पंप भी बाहर से आए। अब जो कोई एक पंप, पहले इंडिया में ऐसा पंप नहीं बना होगा, तो वो पंप अगर बाहर से आया तो इंडिया वालों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, यानी वो भी जो यूनिट लिख रहे थे प्रेशर की, वो भी उन्होंने FPS में लिखना शुरू कर दिया। इसलिए जो जो यहाँ पर कंप्रेसर होते हैं उनमें FPS का यूज हो रहा है, और जो इकाई है यहाँ पर प्रेशर की वो है क्या, PSI, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ध्यान रखें, पाउंड पर स्क्वायर इंच है PSI। ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, PSI क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, और ये कौन सी इकाई पद्धति का है, FPS का। हाँ, ब्रिटिश भी बोलते हैं, ये यूरोप का ही है ना, ब्रिटिश भी यूरोप में। पर स्क्वायर इंच, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करते हैं, पाउंड को लिखते हैं LBS, ऐसे भी देखा होगा आपने, पर इंच स्क्वायर, ये स्क्वायर को अच्छी जगह लगा, ठीक है, इस प्रकार भी। तो ये अब और भी कुछ यूनिट होती हैं, जैसे हम बात कर लें आजकल, भाई मेन SI इकाई जो है वो तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और पास्कल है। उसके अलावा प्रेशर की, दाब की कई सारी इकाइयां प्रचलित है। हम क्या करते हैं, अब हमें सबसे बड़ा दिक्कत आती है वातावरण का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, आप सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन आप में से कोई ये बता सकता है कि वायुमंडलीय दाब कैसे मापा होगा लोगों ने, कैसे पता कि वायुमंडलीय दाब, यहां पर एक वायुमंडलीय दाब है, ऐसा हमने ले लिया रेफरेंस से। इसका एक मापन हुआ, कैसे मापन हुआ, क्योंकि वायुमंडलीय दाब, दाब कैसे होगा, जैसे अगर यहां पर मैं कोई बल लगाऊंगा, इस पर बल लगाऊंगा, एरिया इसका है, तो भी तो दाब आया ना इस पर, बल नहीं होगा तो दाब नहीं होगा। यानी कि यहां पर जो एक वायुमंडलीय दाब हम बोल रहे हैं, यहां पर भी किसी न किसी वस्तु द्वारा बल लगाया जा रहा होगा। जैसे मान लो एक बहुत बड़ी टंकी है, उस टंकी में हम पानी भर देंगे, तो आप जानते हो पानी की टंकी के सतह पर नीचे, अगर आप देखोगे नीचे नीचे पानी में जाओगे तो वहां पर दाब ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर जितना पानी है वो दाब लगा रहा है, लगा रहा है ना, यानी उसके ऊपर कोई वस्तु है जिसके भार की वजह से दाब आ रहा है। अब हमारे ऊपर क्या है, हवा, वातावरण सब जगह, तो ये जो वायुमंडल है सब जगह तो नहीं है, ये कुछ रेंज तक है, हमारी रेंज तक, उसके बाद नहीं है। आपने सुना होगा ना कि वो फिर जो बाहर एस्ट्रोनॉट लोग होते हैं जो आकाश में ऐसे जाते हैं, स्पेस में घूमने जाते हैं, वो सिलेंडर बांध के जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर गैस वैस नहीं है, वातावरण कुछ सीमा तक है, तो जिस सीमा तक वातावरण है
एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर, एक विशेष क्षेत्रफल पर उस ऊंचाई तक जितनी भी वायु और वाष्प उपस्थित है उसके भार की वजह से लगाया गया बल पर यूनिट एरिया यानी कि प्रति क्षेत्रफल जो दबाव बनाएगा वो हम बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी धरती है, अब प्लेन ले लेते हैं, वैसे ऐसे घूमी हुई है और यहां तक हमारा क्या है, वातावरण, इसके आगे वातावरण नहीं है, मतलब इसमें क्या भरा हुआ है, इसको पेंट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ अब देखते हैं, ये यहां से यहां तक हमारा वातावरण है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसमें कोई क्षेत्रफल ले लूं, इसमें कोई क्षेत्रफल ले लूं, मैंने यहां से यहां तक का एक एरिया ले लिया, ये क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल में इतनी ऊंचाई तक, जो वातावरण की ऊंचाई है लगभग 80 किलोमीटर तक है हमारा, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। तो 80 किलोमीटर तक का जो जितनी भी इसके अंदर क्या क्या उपस्थित होगी भैया, एक तो सारी गैसें, वायु जो एयर है, क्या है इसमें सारी गैसें आती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसें हैं सब, प्लस इसमें होगा वाष्प, जल वाष्प होगा ना भाई, जल वाष्प भी तो होती है, हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में जो होती है, जल जो होता है हमारे झीलों से और नदियों से, तालाबों से, समुद्र से वाष्पीकृत होता है, तो वाष्पीकृत होकर वो हवा में मिल जाता है, तो वो हवा के अंदर जल वाष्प, ये पूरा वाष्प जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर, इस क्षेत्र, गड़बड़ हो गया मिटर गया सर, वही गायब हो गया पूरे, कोई बात नहीं, वापस बना लेते हैं। ये इतने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, वायु और वाष्प, वाष्प है साहब। ठीक है, 80 किलोमीटर तक है, हम जनरल जो मानते हैं सामान्यतः वायु जो वातावरण है हमारा, और यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये इतना जो है इसका कुछ वजन भी तो होगा, अगर कोई चीज हम इतनी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं भाई, भले बहुत हल्की है लेकिन 80 किलोमीटर तक का पूरी का अगर मापेंगे तो कुछ तो वजन होगा, है ना, तो वो वजन जो होगा, वो वजन की वजह से इस पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर कोई प्रेशर भी बन रहा होगा, है कि नहीं, प्रेशर बन रहा होगा, तो यानी वजन की वजह से जो प्रेशर बनेगा वो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को निरूपित करेगा, क्या करेगा वो, वायुमंडलीय दाब। अब इसमें में हम देखें कि कितना होता है ये मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है आपका, इसका वजन हम देखेंगे, वजन हम यहाँ पर केजी में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम वजन जो देखते हैं, वैसे वजन भी एक बल है, बल को न्यूटन में मापते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वजन में सिर्फ द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसका द्रव्यमान होगा 1.033 kg, ठीक है ना, इतना किलोग्राम है, इतनी का, देखो हवा वैसे हल्की होती है तो सबका मिलाकर 1 किलो के बराबर हुआ, इतनी हवा का, और इसका एरिया कितना लिया हमने, इसका जो क्षेत्रफल लिया, ये क्षेत्रफल लिया था हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में हम 80 किलोमीटर तक ऊपर पहुंच जाएं तो उसका वजन होगा 1.033 kg। तो अब इसका अगर मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एटीएम, जिसको एटीएम से ही निरूपित करते हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना केजी, 033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लिखेंगे हम, यही लिखेंगे ना, तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसी को हम एफपीएस पद्धति में मापते हैं तो ये आता है 14.7, अगर इसी द्रव्यमान को मैं एफपीएस में लिखता हूं तो ये आता है, ये आता है 14.7 पाउंड। अब यहां पर क्या होता है, पाउंड होता है, एलबीएस में लिखते हैं इसको, समझ रहे हो, पाउंड होता है किसमें, एफपीएस में, द्रव, जिसे अब हमारी भाषा में एमकेएस में हम द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, केजी में,
यही मापते हैं। वहां पर हम मापते हैं पाउंड में। जैसे हमारा सिस्टम है ना, ये है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यहां पर है फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर द्रव्यमान किसमें मापा, पाउंड में, और पाउंड को एलबीएस लिखते हैं ये लोग। तो ये 14.7 एलबीएस हो गया। तो अगर एफपीएस पद्धति में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एक पीएसआई। और ये कितने पे होगा, 1 इंच स्क्वायर पर लेंगे इसको हम, क्योंकि इसका जो लेंगे हम रेफरेंस वो लेंगे 1 इंच स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, इसके लिए हम लेंगे 1 इंच स्क्वायर। ठीक है ना, ये एफपीएस में है, मैं इधर लिख देता हूं। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर इसके लिए, एफपीएस के लिए 14.7 एलबीएस पर इंच स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये, पाउंड पर इंच स्क्वायर। और पाउंड पर इंच स्क्वायर को क्या बोलते थे हम, पीएसआई। यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 14.7 पीएसआई। यानी एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 14.7 पीएसआई। अच्छा, प्रेशर की बहुत सारी होती है, प्रेशर की बार होती है और टोर होती है, ऐसे कई सारी इकाइयां होती है। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारा जो टेक्निकल टर्म है, जैसे रेफ्रिजरेशन है, और जो हमारा टेक्निकल काम है उसमें जो इकाइयां यूज में आती हैं उनकी ही बात करेंगे। उसमें ये भी नहीं आती, पास्कल भी नहीं आता उसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी नहीं आता। उसमें आता है एक तो ये यूनिट, एक ये यूनिट पीएसआई वाली। इसलिए हम इन पर ज्यादा गौर करेंगे। बाकी इकाइयां आप साइंस में पढ़ सकते हैं आराम से। तो यहां तक क्लियर है, आप नोट कर लीजिए इसको। जो पाउंड होता है वो द्रव्यमान का इकाई है। पाउंड जो है, जैसे यहां पर केजी लिखा, ये द्रव्यमान का है। दूरी का ये सेंटीमीटर और इंच है। ठीक है ना। हम्म। तो यहां पर हम ये भी समझेंगे, इससे ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि अगर हम देखें तो यहां पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1.033 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, 14.7 पीएसआई। ठीक है ना। अब एक और चीज की बात करेंगे। आपने सुना होगा कि प्रेशर को हम मरकरी यानी पारे के लेवल के आधार पर भी मापते हैं। वो कैसे मापते हैं, उसका जो यहाँ पर एक मुख्य बिंदु जो है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम एक विशेष यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और आप सब बताएंगे उसको क्या है वो यंत्र, पता है, बैरोमीटर, बिल्कुल। अब ये बैरोमीटर क्या होता है, आपने देखा है, देखा है बैरोमीटर, हाँ। तो बैरोमीटर कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं, वायुमंडलीय दाब का मापन, दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर बना देते हैं। बैरोमीटर का डिजाइन बना रहा हूं मैं। इसके अंदर मरकरी भर देते हैं हम।
ठीक है। अब यहां पर देखना, अगर मैं इस बैरोमीटर को रख देता हूं, ये बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर को रख देता हूं, तो यहां पर क्या लग रहा होगा भाई, वायुमंडल, तो इस पर भी दाब लगा रहा होगा, ये खुली जगह है, सॉरी, वायुमंडल इस पर भी दाब लगा रहा होगा, यानी यहां पर वायुमंडल जो है वो दाब लगा रहा होगा। ठीक है। अब ये जो वायुमंडलीय दाब है यहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है, तो आपको पता है कि दाब का मतलब है एक एरिया पर बल लग रहा है। तो ये जो बल है, इस बल, अगर आप इसको दबाओगे तो ये लिक्विड किधर जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। तो ये वायुमंडल दबा रहा है, इस वजह से चढ़ रहा है। भाई आप तो नहीं दबा रहे, अभी तो वायुमंडल ही दबा रहा है, इस वजह से चढ़ रहा है। तो यानी कि ये अपने लेवल से जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को निरूपित करेगा। तो ये यहां पर अगर हम देखें वायुमंडलीय दाब से, तो ये आता है 760 मीटर mm, सॉरी, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आता है mm में, अगर हम बात करें तो ये इतना mm में आता है। तो यानी हम क्या बात करेंगे कि जो, अगर हम पारे के आधार पर वायुमंडलीय दाब को मापे तो वो किस में आएगा, 760 mm ऑफ Hg, ये लिखना पड़ेगा। Hg यहां पर पारे को निरूपित करता है, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये पारा है, मर्क्यूरी, ठीक है ना, ये पारा है। तो इस वजह से ऐसे हम बैरोमीटर से इसको मापते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, यहां पर हम देख रहे हैं वायुमंडलीय दाब एक एटमोस्फेयर किसके बराबर है, ये, अब ये क्या होगा, ये इतना भार होगा भाई, इधर से बल लग रहा है, उस बल को संतुलित करने के लिए इसके भार की वजह से ये ऊपर चढ़ गया। अब जब इस बल का अगर मान लो बल और ज्यादा हो जाता है तो ये और ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि संतुलित करने के लिए और ज्यादा भार चाहिए ना मरकरी का, पारे का, तो इस वजह से चढ़ रहा। तो ये इसका यहाँ पर मेन सिस्टम हो गया। तो तीनों यूनिट्स अपन ने लिख दी है यहाँ पर। नहीं, पॉइंट चिंतर नहीं होगा, वो तो आप ऐसे देखो, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं की बात करूं तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, या 1 सेंटीमीटर में देख लेते, 1 सेंटीमीटर में कितने मिली 10। तो अब आप इस आधार पर उसको सेंटीमीटर में करो, तो यानी 1/10, यानी कि 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.76। हाँ, वो मीटर में होगा 0.76, ठीक है। क्लियर है यहां तक बातचीत सबको। चलो भैया, यहां तक सबको क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, कभी कभार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 psi मरकरी का जो पारे का जो हमारा यंत्र है बैरोमीटर, उसमें क्या रीडिंग देगा। 1 psi अगर प्रेशर है तो पारे वाला जो बैरोमीटर होता है उसमें क्या रीडिंग देगा, यानी कि वो इसके और इसकी तुलना करेगा। तो हम यहां से ये कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को आंसर करने के लिए हम जानते हैं 14.7 psi किसके बराबर है, 707 ऑफ Hg, ठीक है ना, ये है। तो यहां पर 1 psi किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर दो उससे, सिंपल सी गणित है ये, बच्चों वाली गणित है ना, इससे 14.7 से। अब ये जो आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 51.7, यानी 51.7 ऑफ Hg। यानी यहां से आप ये लिख सकते हो कि 1 psi किसके बराबर होता है प्रेशर, जितना 51.7 Hg का भार होता है, ठीक है। क्लियर है।
ये पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षाओं में। अब आगे चले हम, चलो देख, अब हम थोड़ा ऊष्मागतीय प्रक्रमों के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर दाब तो पढ़ लिया हमने भाई, दाब और ये सारी चीजों का आगे उपयोग होगा, इसलिए मैं एक एक करके पूरे बेसिक आपके क्लियर कराता चल रहा हूं कि भाई आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रक्रम है, इसके अंदर इन जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों में उतार चढ़ाव होगा, कभी दाब बढ़ेगा कभी कम होगा, तो हम मान लो मैं कोई चीज लिखूंगा कि भाई ये इतना हो रहा है इतना नहीं हो रहा है, तो आपको वो समझ लग जाएगा आराम से। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, अब ये वो वाले प्रोसेस नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके के नियमों की बात मैं करूंगा। सबसे पहली बात तो हम करेंगे, ये जो प्रोसेस होते हैं इनमें पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है कि नहीं होता। अब अवस्थाओं में परिवर्तन, पहले पदार्थ की अवस्थाएं हम जान ले, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, यहां पर साइंस में तो आपने पढ़ा ही होगा और मैं बता देता हूं, जब ठोस से द्रव में बदलता है पदार्थ, तो उस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए जरा। द्रवीकरण, क्या कहते हैं? देखो, ठोस से जब द्रव में बदलता है पदार्थ, तो क्या होता है, वो पिघलता है, यानी ठोस से द्रव में हो रहा है, तो उसको द्रवीकरण भी बोल सकते हैं। उसको दूसरा नाम है, वो मेरे भी दिमाग से निकल रहा है, उसका नाम है, अभी अपन आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगा, द्रवीकरण भी बोलते हैं इसको। और एक और टर्म है, वो मैं लिखा दूंगा अभी जैसे आएगा। एक और है, जैसे हम ठोस से द्रव में तो पहुंच गए, द्रव से हम क्या पहुंचते हैं फिर, गैस में। तो द्रव से जब हम गैस में पहुंचते हैं, तो गैस जो होता है उसमें द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ठीक है, और गैस का वापस ठोस में बदलना क्या कहलाता है? नहीं नहीं नहीं, अरे इसका सब्लिमे, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। हाँ, वो दिमाग से टर्म्स निकल जाती है हिंदी वाली मेरे, क्योंकि मैं कुछ लंबे समय से अंग्रेजी माध्यम में सेवाएं दे रहा हूँ। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन इसे कहते हैं हम, ठीक है ना। अब अगर ये उल्टा हो, उल्टा हो, जैसे गैस द्रव में बदल रही है, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, संघनन, यही बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर द्रव ठोस में बदल रहा है तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, लेकिन इसका कुछ तो नाम होगा हिंदी में, नहीं ध्यान है? आप में से किसी को ध्यान है? अभी देखते हैं, इनको देखते हैं। और ठोस से गैस में बदलना जो होता है, गैस से ठोस में ऊर्ध्वपातन, और ठोस से गैस में भी ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं, इन दोनों का तो सेम ही नाम है, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं।
तो यहां से इसका जो है, अभी इसका नाम भी हम लिखेंगे, चिंता मत करो कोई ना कोई नाम लिखेंगे। अब मेन मुद्दा है, उस पर आते हैं हम, कि यहां पर आप देख रहे हैं कि अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। क्यों होती हैं? या तो तापमान बढ़ा दिया जाता है तो अवस्थाएं परिवर्तित होती है, यानी तापमान में परिवर्तन की वजह से, या दाब में परिवर्तन की वजह से होती है। जैसे हम पानी को ही ले ले, पानी को ही ले ले तो हम जानते हैं कि पानी जो है उसका तापमान बढ़ाने से क्या होगा? हम्म, वो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है क्वथनांक और गलनांक, पर वो जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है उसका नाम कुछ और होता है। ठीक है, अभी आ जाएगा दिमाग में, नहीं आएगा तो ढूंढ लेंगे, ऐसा कहीं हमसे दूर थोड़ी जा रहा है। तो पानी के बारे में अगर हम विशेष बात करें तो हम जानते हैं कि अगर मैं पानी का तापमान बढ़ाऊंगा, बढ़ा रहा हूं मैं, तो आप जानते हैं जैसे किसी वस्तु का या द्रव का या गैस का तापमान बढ़ता है तो वो फैलती है ना, यानी उसका क्या होता है? प्रसरण होता है। ठीक है ना, फैलती है। फैलेगी तो क्या होगा? उसका घनत्व, घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? भाई जब कण 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 दूर दूर चले जाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा। अच्छा, घनत्व कम होगा लेकिन फैल रही तो आयतन पर क्या प्रभाव होगा? आयतन बढ़ेगा या घटेगा? आयतन बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं, ऐसे ही अगर मैं तापमान कम करूं, ठीक है ना, तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा और आयतन कम हो जाएगा। यही होगा, है ना। अब यहां पर क्या है, एक छोटा सा सीन ये है कि पानी कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। आप में से कभी कोई कश्मीर गया? आप गए कभी कश्मीर? वहां पर क्या होता है, बहुत तगड़ी ठंड पड़ती है और वहां पर पानी, झीलें, तालाब सब फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। अब वो जमते कैसे हैं? वहां पर लोग है ना, जो नल होते हैं ना, जैसे अपने घरों में नल आते हैं तो उसको चालू करके हम बंद कर देते हैं, क्योंकि जितना काम में लिया पानी उतना काम में ले लिया, फिर बंद कर देंगे। वहां पर वो बंद नहीं करते, स्पेशली सर्दी के मौसम में। बंद क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर एक बार बंद कर दिया तो वो जम जाएगा पूरा पाइप के अंदर, और पाइप के अंदर जम गया तो फिर वो अगले जब गर्मी आएगी तब खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। पूरे सर्दी में वो जमा ही रह जाएगा। और सर्दी के दौरान, सर्दी के अंदर वो जमने के कारण क्या होगा, जैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, भाई गर्मी एक साथ तो नहीं आती भाई एकदम से 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया, नहीं, पहले धीरे धीरे दिन, आज थोड़ा गर्म हुआ, कल थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ दिन, फिर ऐसे करके गर्मी बढ़ती है। तो वो जो उस तापमान में वृद्धि होगी उसमें क्या होता है, वो पाइप क्रैक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो उसका प्रसरण होता है जल का, जो उसमें बन चुका है बर्फ, अब उसका और प्रसरण होगा तो प्रसरण से वो पाइप को फाड़ देगा, क्योंकि आगे तो निकल नहीं पा रहा, वो आगे भी बर्फ जमी हुई है, तो जहां जहां वो उस पर गर्मी पड़ेगी वहां वहां वो प्रसरित होगा और उसको फिर फाड़ देगा। इसलिए ये पानी का जो प्रसरण है ये आपको ध्यान में रखना। अब एक और बात है इसमें, झील का जब आप देखोगे, कि आपने देखा होगा आजकल तो यूट्यूब पर कई जगहों पर ऐसे वीडियोस आते हैं कि लोग जो झील, जमी हुई झील है उसको, उसका ऊपर से बर्फ तोड़ते हैं और अंदर से फिशिंग करते हैं। फिशिंग मतलब मछली वछली पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो अंदर जो होता है वो तो पानी होता है, लेकिन ऊपर जमा होता है बर्फ। ऐसा क्यों? बर्फ ऊपर ही क्यों, अंदर वाला पानी बर्फ क्यों नहीं बना? उसका कारण है, हम जानते हैं, जैसे ही, जैसे अगर मैं आपको बता दूं 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर यहां पर कुछ मैं आपको इसके गुण बताऊंगा। 0 डिग्री तापमान पर, 0 डिग्री तापमान पर अगर हम गर्म करेंगे इसको, तो क्या होना चाहिए भाई? गर्म करने से क्या होना चाहिए? अगर पानी को 0 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाए तो गर्म करने से क्या होना चाहिए? ये फैलना चाहिए, पानी फैलना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, संकुचित होता है। गर्म करने पर क्या हो रहा है? संकुचित होता है, ये इसकी विशेषता है, संकुचित होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगा संकुचित। कब तक होगा? जब तक तापमान 4 डिग्री ना हो जाए, जब तक तापमान 4 डिग्री ना हो जाए।
संकुचित होता है। ठीक है, एक और बात, इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात है। क्या बात है? अब आप देखें कि अगर किसी द्रव का तापमान 5 डिग्री है, मान लो इसका पानी का तापमान 5 डिग्री है, अब 5 डिग्री से आप इसको ठंडा करोगे, तो ठंडा करोगे आप तो ये क्या होगा, ये संकुचित होना चाहिए ठंडा करने पर। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर आप इसे ठंडा करते हो, ठंडा करने पर ये क्या होता है, संकुचित नहीं होता, फैलता है, विसरित होता है, फैलता है, लिख लेता है, फैलता है। यानी क्या होगा, 5 डिग्री पर आप तापमान ठंडा करना चाह रहे हैं, 5 डिग्री से कम तापमान करना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये फैले नहीं, लेकिन ये उल्टा काम करता है, फैलता है। भाई हमारा सामान्य नियम तो यही कहता है तापमान कम करेंगे तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम मतलब सिकुड़ना, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तापमान कम कर रहे हो और ये फैल रहा है, यानी आयतन में वृद्धि हो रही है। अब ध्यान से देखना, आयतन में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, जब कब तक होगी, जब तक तापमान क्या हो जाए 0 डिग्री, जब तक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो तब तक होगा ऐसा। अब मैं आपको बात बताता हूं, मान लो किसी स्थान में यहां पर झील है, ये झील है, इस झील के आसपास का वातावरण का तापमान है 5 डिग्री, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 डिग्री से कम होता जा रहा है, 5 डिग्री से कम होता जा रहा है तो क्या होगा, ये द्रव फैलेगा, यानी इसका विसरण होगा, इसका घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने की जगह घट जाएगा, यही होगा ना, उल्टा होगा। तो घट रहा है, इसका घनत्व घट रहा है। अब 0 डिग्री पर पहुंचते ही ये बर्फ में भी परिवर्तित होगा, यानी घनत्व घटने के बाद ये तुरंत बर्फ में बदल गया। इसीलिए तो बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, इसलिए पानी पर तैरती है। यानी जो भी बर्फ बनी वो सतह पर आ गई, और सतह पर आकर जब पूरी बर्फ सतह पर आ गई तो उसने उस तापमान में जो कमी हो रही है, जिसकी वजह से ऊर्जा का, उष्मा का संचरण हो रहा है, वो उसने रोक लिया, क्योंकि नीचे का पानी डायरेक्ट वातावरण से कांटेक्ट में आया ही नहीं, और सतह का जो है बिल्कुल बर्फ बन गई। इसलिए नीचे पानी रहता है ठंडे देशों में, झीलों में जो झीलें जम जाती है, और ऊपर बर्फ की सतह रहती है। तो ये कारण है। तो ये यहां तक समझ में आ गया भाई, सबको क्लियर है? आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब सब लोगों से एक निवेदन है कि डेली क्लास अटेंड करें, रेगुलर रहें, ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो और परीक्षा में हम अव्वल आए।